अब गाजीपुर में हर कोई कह रहा है काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के ध्वंस चाहिए। अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। 25 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में होता है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। सवाल यही है कि आखिर गाजीपुर हॉट सीट कैसे बन गई? क्या गाजीपुर हॉट सीट केवल इसलिए बन गई क्योंकि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं? क्या केवल अफजाल अंसारी से लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इतनी मशक्कत करनी पड़ गई? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फौज उतार दी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर बातें करती है, माफियागिरी को लेकर बात की जाती है, अपराध को लेकर बात की जाती है, बुलडोजर को लेकर बात की जाती है, लेकिन रोजगार को लेकर कोई बात इस चुनावी रैली में सुनने को नहीं मिली। महंगाई को लेकर कोई बात इस चुनावी रैली में सुनने को नहीं मिली। इस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर खूब जमकर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आरक्षण के लिए क्या किया या इंडिया गठबंधन के लोगों ने आरक्षण को लेकर क्या किया। उनका आरोप था कि आरक्षण एक धर्म विशेष को दिया गया। कांग्रेस का दावा है कि 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही और 55 सालों में कांग्रेस ने आरक्षण छीना नहीं है बल्कि आरक्षण देने का काम किया है। इन 55 सालों में कांग्रेस ने हमेशा एकता की बात की है, कभी किसी विशेष धर्म की बात नहीं की। कांग्रेस तमाम दावे करती है। कांग्रेस कहती है कि उन्होंने एम्स बनाया, IITs बनाए, उसमें तमाम लोगों ने पढ़ा, उसका फायदा उन्हें मिला और आज भी उसी एम्स में जिसने कांग्रेस ने बनवाया था वहां पर भीड़ होती है, लोग इलाज कराने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि उन्होंने गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाया, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में गाजीपुर की जनता को सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है? आज भी गाजीपुर की जनता गाजीपुर छोड़कर बाहर जाने को क्यों मजबूर है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, वो तमाम योजनाएं गिनवाते हैं कि गाजीपुर में ये हुआ, गाजीपुर में वो हुआ। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते ही रहते हैं। थोड़ा सा इस छोटे से क्लिप को आप पहले देख लीजिए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। बहनों और भाइयों, यही गंगा मैया बगल से बह रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब काशी से चुनाव लड़ने के लिए आए तो उस समय मोदी जी ने कहा था, मैं आया नहीं हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने यहां पर सेवा का एक अवसर दिया है। और अविरलता और गंगा, आज आप देखेंगे गंगा की अविरलता और निर्मलता हम सबके लिए एक मानक बना हुआ है। जी हां, ये गाजीपुर में बहती हुई गंगा नदी है, या यूं कह ले कि बह नहीं रही है, स्थिर है, या यूं कह ले कि ये गंगा नदी है ही नहीं, ये तो नाला है। जी हां, लेकिन सच्चाई यही है कि ये गंगा नदी है और ये इस तरह से गंदगी इसमें भर चुकी है कि तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी नदी की कसम खाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहते हैं कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। 10 साल की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो गई। 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन गाजीपुर की गंगा नदी तो साफ नहीं हो सकी। मैं पूरे प्रदेश की बात अभी नहीं करूंगा। आखिर गाजीपुर की स्थिति क्या थी? 5 सालों तक तो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक भी थे, केंद्र में मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। तो फिर क्यों नहीं गाजीपुर की गंगा नदी साफ हो सकी? जबकि गाजीपुर के नगरपालिका क्षेत्र में भी भाजपा ही हावी है, भाजपा की ही सत्ता है, प्रदेश में भी भाजपा की सत्ता है और केंद्र में भी भाजपा की सत्ता है। फिर गाजीपुर की गंगा नदी क्यों नहीं साफ हो सकी? 10 साल का वक्त बीत गया। ये वही तस्वीर है गंगा नदी की जिसकी कसम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाते हैं और इसी गाजीपुर की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और इसी गाजीपुर की धरती पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा नदी की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि गंगा नदी आज भी गंदी है, उसमें गंदगी बह रही है। तमाम प्लांट लगाने की बात की गई, करोड़ों रुपए की योजनाओं की बात की गई, लेकिन वो पैसे कहां गए, वो प्लांट कहां गया, वो योजनाएं कहां गई? आज भी गंगा नदी गंदी है, उसमें गंदगी बह रही है। एक पवित्र नदी की हालत इस तरह हो गई है, और इस पवित्र नदी की कसम खाकर, जिसे हम आस्था का प्रतीक मानते हैं, चुनावी प्रचार किया जा रहा है। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि गंगा नदी पर सरकार ने क्या काम किया है, और किया है तो आखिर यह तस्वीर हमारे सामने क्यों है? क्यों गाजीपुर के घाट आज भी गंदगी से पटे हुए हैं? क्यों गाजीपुर की गंगा नदी में गंदगी बह रही है? क्या यह हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? जिस नदी को हम मां का दर्जा देते हैं, जिसे हम आस्था का प्रतीक मानते हैं, जिसके जल को हम पवित्र मानते हैं, अपने पूजा पाठ में उसका उपयोग करते हैं, वो नदी गंदी है, और उसी नदी की कसम खाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। क्या इस पर सवालिया निशान खड़े नहीं होते हैं? अब इंडी गठबंधन वाले दलितों पिछड़ों का आरक्षण लूटने में लगे हैं। ये लोग दलितों पिछड़ों का आरक्षण बंद करके उसे धर्म के आधार पर देने की साजिश कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज की सुविधा गाजीपुर में जो काम 60 वर्ष में नहीं हुआ, वो हमने 10 साल में करके दिखाया है। इस पूरे चुनावी रैली में आरक्षण को लेकर बात हुई कि किस तरह से विपक्ष यानी गठबंधन आरक्षण को छीनना चाहता है, लेकिन यह बात नहीं हुई कि आपने आरक्षण के लिए क्या किया, लेकिन यह बात नहीं हुई कि आपने बेरोजगारी के लिए क्या किया, लेकिन यह बात नहीं हुई कि आपने महंगाई के लिए क्या किया। इस चुनावी रैली में यह भी दावा किया गया कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, लेकिन सवाल यही है कि गाजीपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों अभी भी बद से बदतर है। हमारे ही एक पत्रकार की पत्नी बीमार हुई और वो गाजीपुर के जिला अस्पताल में जाती हैं। वहां किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो हमसे पूछिए, हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पत्रकार ने उस व्यवस्था को झेला। वहां पे व्यवस्था नहीं मिली, उन्हें मजबूरन मऊ जाना पड़ा एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए, और अंततः उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। यही है गाजीपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था, यही है गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज जो गाजीपुर को स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहा है। आज भी इस मेडिकल कॉलेज के होने के बावजूद लोग एम्स जाने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर है? एम्स तो कांग्रेस ने बनवाया था, वो एम्स आज तक कैसे चल रहा है? और आपकी नई नवीली बनाई हुई चीज ढंग से काम नहीं कर रही, इस पर बात क्यों नहीं होती है? योजनाएं गिनवा देने से तरक्की नहीं होती है, योजनाओं का जमीन पे उतरने के बाद ही तरक्की दिखती है, तभी विकास दिखता है। आज बेरोजगारी का स्तर ऐसा है कि युवा परेशान है, उस पर बात नहीं होती है। बात होती है पाकिस्तान पर, बात होती है हिंदू मुस्लिम पर, लेकिन ना ही बेरोजगारी पर बात होगी, ना ही महंगाई पर बात होगी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गाजीपुर मांझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो, रेलवे स्टेशनों का विकास हो, सड़क, हाईवे, पुल, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम, पेरिसेबल कार्गो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस रैली में गंगा नदी के ऊपर बने पुल की भी बात करते हैं जो टाड़ी घाट से गाजीपुर को जोड़ता है। अब उस पुल का ही जिक्र ले लीजिए। गहमरी जी के आह्वान पे या गहमरी जी के प्रयास से उस पुल का जिक्र हुआ और नेहरू जी ने उसको संज्ञान में लिया था। पटेल आयोग का गठन हुआ था, पुल की बात हुई, सरकारों ने अनदेखा किया, यह भी सत्य है। लेकिन जब यह पुल बना, जब इस पुल का निर्माण हो गया, तो इसके उद्घाटन की योजना कह लें या कार्यक्रम कह लें, वो इतना छोटा क्यों हुआ? क्यों इतने बड़े स्कीम को एक छोटे से कार्यक्रम ने निपटा दिया गया? इस गाजीपुर की जनता के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन उस पुल के निर्माण में जिसका योगदान था उसका नाम क्यों नहीं लिया गया? जब इस पुल का निर्माण बहुत बड़ा था तो उस कार्यक्रम को इतना छोटा क्यों किया गया जिसमें इस पुल का उद्घाटन हुआ? क्या आपको पता चला कि पुल का उद्घाटन हो गया है? अखबारों से पता जरूर चल गया होगा, लेकिन कार्यक्रम भव्य नहीं था। हजारों योजनाओं के बीच में इस पुल का भी जिक्र कर दिया गया था। आज इस पुल का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गहमरी जी ने नेहरू जी से कहा था कि गाजीपुर की जनता कितनी गरीब है कि वो गोबर में से गेहूं निकालकर खाती है, अनाज निकालकर खाती है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया,
हम सब मान लेते हैं। इस पूरे गाजीपुर की जनता ये मान लेती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन 10 सालों के बाद आज गाजीपुर की स्थिति ऐसी क्यों है? 5 साल तक केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद भी एक छोटा सा गाजीपुर शहर, छोटा सा शहर आप स्मार्ट नहीं बना सके, यहां की सड़कों को व्यवस्थित नहीं कर सके, यहां पर अच्छी योजनाएं नहीं आ पाई, यहां का रोजगार नहीं बढ़ पाया। आज गाजीपुर के युवा बेरोजगार क्यों है? आज जिन युवाओं की उम्र 20 से 30 साल हो रही होगी, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को शायद नहीं देखा है, मनमोहन सिंह की सरकार को देखा होगा, लेकिन वो होश में नहीं रहे होंगे। जब वो होश संभाले होंगे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार को देखा होगा। इस 10 साल की सरकार से उन युवाओं को क्या उम्मीद थी और आज वो उम्मीद कहां पर है? क्या इन 10 सालों की सरकार में जो युवा 20 से 30 साल के हुए, यानी रोजगार करने योग्य बने, उनको क्या रोजगार मिला? और मिला तो कितनों को मिला? और जब आप रोजगार देने में कामयाब रहे तो रोजगार की बात आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान की बात करते हैं? अगर कांग्रेस या अन्य दलों ने पाकिस्तान को बढ़ावा दिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। आज बड़े बड़े युद्ध नहीं होते, आज अब्दुल हमीद की जिक्र नहीं होता जिन्होंने पाकिस्तान का टैंक उड़ा दिया। उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। केवल किसी सरकार पर आरोप लगा देने से, किसी विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा देने से आप जनता का दुख दूर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि एक गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए पूरी सेना उतार दी गई, बड़े बड़े योद्धा उतार दिए गए। गाजीपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय यादव समाज को लेकर एक विवादित बयान देते हैं। उसके बाद यादव समाज से ही मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए गाजीपुर बुलाया जाता है। क्या यादव समाज के अपमान का जिक्र उस समय नहीं किया जाता है? क्या उसका असर जो यादव समाज से जुड़े मुख्यमंत्री थे उन पर नहीं पड़ा? क्या उसका असर आजमगढ़ से जो यादव समाज से प्रत्याशी हैं उन पर नहीं पड़ा? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय नंदवंश का नाश करना चाहते थे और अब उनका यह बयान कहां गया? मैंने कहा ना, मैं चाणक्य का शिष्य हूं, उसी परंपरा का आदमी हूं। नंदवंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान का जिक्र क्यों नहीं मंच से करते? वो क्यों नहीं बताते हैं कि पारसनाथ राय ने ऐसा क्यों कहा? ये लोग पासी, जाटव, लोनिया, कुर्मी, यादव, बिंद, निषाद, कुर्मी, पटेल जैसी अनेक जातियों का सबका आरक्षण छीनने के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ है। अब इस गाजीपुर के समीकरण को समझ लीजिए। मोटी भाषा में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प था कि यदि मनोज सिन्हा मैदान में नहीं आते हैं तो उनके पास ऐसे प्रत्याशी थे जिन पर वो दांव लगा सकते थे, मैदान में उतार सकते थे और वो मजबूती से इस चुनाव को लड़ सकते भी थे। यह गाजीपुर की जनता भी जानती है। लेकिन पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, ऐसा राजनीति के जानकारों का कहना है, मेरा नहीं कहना है। जो राजनीति के जानकार कहते हैं, जो जनता चर्चा करती है, उसी की चर्चा हम आपसे करते हैं। जनता यही चर्चा कर रही है कि पारसनाथ राय राजनीति में मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने मनोज सिन्हा के अलावा अगर किसी पे दांव लगाना था तो उन्होंने पारसनाथ राय को चुना। जब पारसनाथ राय को चुना तो तमाम योद्धाओं को मैदान में उतारना पड़ गया। अगर पारसनाथ राय की जगह किसी और को चुना गया होता, क्या तब भी इन्हीं योद्धाओं को मैदान में उतारना पड़ता? जिस तरह से यादव समाज के वोट बैंक को साधने के लिए एक यादव समाज के मुख्यमंत्री को गाजीपुर बुलाया गया, क्या उसका असर गाजीपुर के चुनावी समीकरण पे पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी ने यादव समाज को लेकर विवादित बयान दिया है। क्या इसका असर इस चुनाव पे नहीं पड़ेगा? गाजीपुर के समीकरण की बात करें तो उसको भी बड़ा ढंग से आपको समझना होगा। 2014 का समीकरण ले लीजिए। मैंने अपने पुराने वीडियोस में कई बार इस समीकरण का जिक्र किया है कि 2014 में किस तरह से, कितनी मुश्किलों से मनोज सिन्हा ने चुनाव जीता था, किस तरह से शिवकन्या कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी एक मजबूत स्थिति में दूसरे नंबर पर थी और कौमी एकता दल ने भी यादव समाज से डीपी यादव को मैदान में उतार दिया था और बसपा ने भी यादव प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया था। इस वजह से यादव वोट बैंक बट गया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। और यही कारण था भारतीय जनता पार्टी के जीतने का और समाजवादी पार्टी के हारने का। 2019 के समीकरण की तुलना हम 2024 से नहीं कर सकते। 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और सामने थी भारतीय जनता पार्टी, और उस समीकरण की वजह से
अफजाल अंसारी की जीत हुई, ऐसा भी राजनीति के जानकार कहते हैं। लेकिन जो अभी समीकरण है, जो इस वक्त का समीकरण है, वो समीकरण ऐसा समीकरण है कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल अलग है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल अलग है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल अलग है। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक नया प्रयोग हो चुका है। अब इस प्रयोग का असर क्या पड़ेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प था एक मजबूत लड़ाई लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी के पास यह विकल्प था कि वो रोजगार पर चर्चा कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प था कि वो डंके की चोट पे ये बोल सकती थी कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं किया गया, वो हमने बनाया है, अस्पताल हमने बनाया है, स्टेडियम हम बना रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का वो दावा धरा का धरा रह जाता जब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा उम्मीदवार होता जो समाजवादी पार्टी के इस दावे पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर देता और समाजवादी पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक भी उसके साथ चला जाता। खैर, इस चुनाव में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारा मुद्दा तो केवल इस समाज की समस्याओं के समाधान का ही मुद्दा है। कोई भी नेता हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी जनप्रतिनिधि बने, समाज की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उसको प्राथमिकता पर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।